वेलकम टू S&K एकेडमी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के पिछले 25 से 30 सालों में जितने भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं उन सभी को हम लोग कवर कर लेंगे। साथ ही इन सभी प्रश्नों का दोस्तों हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करेंगे। हमारी कोशिश दोस्तों यही रहेगी कि एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आपके पूछे जाएँ वो सभी प्रश्न आप हमारे वीडियो से मिल जाएँ। इस सीरीज़ का दोस्तों ये पार्ट 1 वीडियो होगा। हम उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन की क्वालिटी ज़रूर पसंद आएगी। अपने सहयोग के लिए दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी वीडियो की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का पार्ट 1 वीडियो। दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। इसमें हमारा आंसर बी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। दोस्तों लेकिन भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त तो हुई थी, लेकिन इसमें मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था और भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत ही कार्यपालिका से प्रश्न एवं अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया था। हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। दोस्तों भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस गोयर। चूंकि विकल्प में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं दोस्तों, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों अगर यहाँ पे केंद्र की जगह प्रांत होता तो प्रांत में द्वैध शासन जो है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत स्थापित किया गया था, इसलिए यहाँ पे केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। दोस्तों केंद्र में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित किया गया था, जिसे हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन प्रांत में द्वैध शासन दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत स्थापित किया गया था। जब भी आपसे केंद्र में द्वैध शासन पूछा जाए दोस्तों, तो आपका आंसर होना चाहिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। प्रांत से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी। इसका आंसर है दोस्तों 1919 के तहत भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। दोस्तों 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई थी। जिसमें ऊपरी परिषद को राज्य परिषद कहा जाता था, जिसमें 5 वर्ष के लिए होता था और उसके 60 सदस्यों में से 34 निर्वाचित होते थे और 26 मनोनीत होते थे ऊपरी सदन में। निचले सदन में दोस्तों, निचले सदन को हम केंद्रीय विधानसभा कहते थे, जो 3 वर्ष के लिए होता था और उसके 144 सदस्यों में से 104 निर्वाचित होते थे और 40 मनोनीत होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार के किस अधिनियम से प्रेरित है। इसका आंसर होगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्राप्त है दोस्तों। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी दोस्तों, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। जबकि भारतीय संविधान में दोस्तों राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति हमारे अनुच्छेद 123 में दी गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इसका आंसर है दोस्तों चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है? दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भी शामिल किया गया था। दोस्तों, इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों, 83 रियासतों को मिलाकर होना था, लेकिन यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी थी। तो दोस्तों, हमारा आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत उल्लिखित योजना पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? दोस्तों, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर होगा 1935 के अधिनियम के द्वारा। इसमें एक पॉइंट दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, भारत के 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ जो थी वो गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार के किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था या किस भारत सरकार के किस अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत दोस्तों अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देश के लिए लिखित संविधान। क्योंकि दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं किया गया था। भारत के लिए लिखित संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख जो किया गया था दोस्तों वह क्रिप्स मिशन में किया गया था। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का वर्णन नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया था? दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया था 1937 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 के तहत 1937 में बर्मा को अलग किया गया था दोस्तों, जिसे हम आज म्यांमार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? दोस्तों, इसमें एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, 1883 में लॉर्ड रिपन ने एक विधेयक का प्रस्ताव किया था जिसे इल्बर्ट बिल कहा गया था। इसके प्रावधानों के तहत भारतीय मजिस्ट्रेट जो होते हैं भारत में बसे यूरोपीय अपराधियों के मुकदमों की सुनवाई भी कर सकते थे। इस प्रकार इस विधेयक का उद्देश्य जो था दोस्तों अदालतों की दांडिक अधिकारिता के संबंध में भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना था। इसलिए हमारा इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था। यही भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में होते थे? दोस्तों, इसमें एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, आपको पता है कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में आया था, जो कि मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर दोस्तों प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। तो इसमें हमारा आंसर दोस्तों हो जाएगा 10 लाख प्रति व्यक्ति, जो कि मोटे तौर पर अगर देखा जाए दोस्तों तो कैबिनेट मिशन में प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद का उपसभापति कौन था? 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? इसका आंसर होगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू।
दोस्तों 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा हुई थी। इस व्यवस्था के साथ हुई थी कि अंतरिम सरकार जो होगी वो 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष दोस्तों वायसराय को बनाया गया था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष तथा उपसभापति बनाया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत के अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, ये आप सभी को पता है, जिसमें सी राजगोपालाचारी को दोस्तों शिक्षा मंत्री बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था तथा जगजीवन राम जो थे वो श्रम मंत्री थे। जगजीवन राम जो थे सर वो श्रम मंत्री थे, जिसमें दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य में नहीं चुना गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें कथन ए दिया गया है, वेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण दिया गया है दोस्तों, वेबेल का विचार था ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। दोस्तों वेबेल योजना के प्रस्ताव में कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदू के बराबर होना तय किया गया था। ये सही है बिल्कुल। परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना तय किया गया था। शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाना था तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे इसमें। लेकिन ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं था दोस्तों कि हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना था जिससे भारत का विभाजन रुक सके। इसलिए हमारा कारण गलत हो जाएगा दोस्तों और कथन सही हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। कथन सही है और कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? दोस्तों इसका आंसर है स्वराज पार्टी ने 1934 में। दोस्तों मई 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी के आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की। स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें यह कहा गया था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से दोस्तों संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था स्वराज पार्टी ने 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? इसमें पहला है ऑप्शन दोस्तों, पहला नंबर है वह संविधान सभा जो थी दोस्तों वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि संविधान सभा जो थी वो वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। दूसरा है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। दोस्तों ये भी गलत है क्योंकि संविधान सभा हमारी अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तीसरा हमारा दोस्तों वह बहुदलीय निकाय थी। ये बिल्कुल सही है आपका। संविधान सभा दोस्तों अनेक दलों के लोग उसमें शामिल थे, तो ये हमारा ये सही हो जाएगा तीसरा नंबर। चौथा है उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि संविधान सभा में पहला और दूसरा पॉइंट शामिल नहीं था। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पसंदीदा क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।